हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? पिछली टॉपिक में मैंने आपको मूल प्रभाज के आंकिक प्रश्नों के बारे में मैंने चर्चा किया था, मैंने बताया था उसके बारे में, और फिर मूल प्रभाज भी के बारे में उससे पहले लेक्चर वाले में मैंने बता दिया था। आज लेक्चर में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे और जो बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पढ़ना बहुत ही अच्छा लगेगा। आज का टॉपिक है बेटा हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं। और हेनरी ने अपना क्या नियम दिया था इसके बारे में हम आपको व्याख्या करेंगे, बताएंगे, पूरा डिटेल बताएंगे कि हेनरी का नियम होता क्या है। हमने आपको बोर्ड पे लिख लिया है ताकि आपकी समय का बचत हो और आप आसानी से आपको मैं बता पाऊँ, समझा पाऊँ कि हेनरी का नियम होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हुआ क्या कि विलियम हेनरी ने सन 1803 ईस्वी में विभिन्न गैसों की द्रव में विलेयता पर क्या किया, दाब के प्रभाव का मात्रात्मक अध्ययन किया और उस आधार पर उन्होंने एक नियम दिया। क्या नियम दिया? उन्होंने यह कहा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। देखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से यहां समझिएगा। उन्होंने कहा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी गैस जो होगा वह किस में विलेय होगा? द्रव में। वही कह रहा हूं कि गैस की द्रव में विलेयता गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, बड़ा ही आसान। अर्थात अगर दूसरे शब्दों में मुझे कहना होगा तो क्या कहना है कि जब ताप को स्थिर रखा जाता है, यानी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तब क्या होगा, तो द्रव में गैस की सांद्रता का मान किसके, दाब के समानुपाती होता है। मैंने यही बेटा लिखा है, देखिएगा कि जब ताप को स्थिर रखा जाता है तो द्रव में गैस की सांद्रता का मान दाब के समानुपाती होता है, और इसे ही क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। मैंने दो परिभाषा लिखे है, देख लीजिएगा, पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है। पहला मैंने यह लिखा है बेटा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। ध्यान रखिएगा, गैस पर आरोपित, भाई यही मैं बार बार समझना यही है, गैस की द्रव में विलेय, गैस किसमें, द्रव में विलेय हो रहा है, किसके, गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। अर्थात करके मैंने कहा है कि जब ताप को स्थिर रखा, यानी ताप कांस्टेंट कर दिया जाता है, तब क्या होता है, तो द्रव में गैस की सांद्रता का मान दाब के समानुपाती हो जाता है। मतलब दोनों एक ही है, थोड़ा सा चेंजिंग करके लिख दिया गया है, और इसे ही क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। अर्थात हम अगर यह कहें कि स्थिर ताप अर्थात कैपिटल टी हो तथा किसी विलायक की निश्चित आयतन क्या हो, कैपिटल भी हो, और विलेय गैस की मात्रा कितनी रखी जाए, स्मॉल डब्ल्यू हो, तथा साम्य अवस्था पर गैस का दाब कैपिटल पी हो, तब क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल पी। अर्थात विलेय में आरोपित, देखिएगा, विलेय गैस की मात्रा यानी स्मॉल डब्ल्यू, विलेय गैस की मात्रा साम्य अवस्था पर गैस के दाब यानी पी के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। यही बात ऊपर भी कहा जा रहा है, यही बात यहाँ भी लिखा जा रहा है। और जब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल P है, तो प्रोपोर्शनल अर्थात समानुपाती चिन्ह जब हटाएंगे तो वहाँ पर नियतांक होगा, और कौन सा नियतांक होगा, हेनरी नियतांक होगा, KH यानी हेनरी कांस्टेंट, KH अर्थात हेनरी कांस्टेंट मैंने लगा दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू अपान पी। अर्थात स्मॉल डब्ल्यू अपान पी का मतलब क्या हुआ कि विलेय गैस की मात्रा बटा आरोपित दाब के अनुपात के बराबर ही क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। जहां हेनरी कांस्टेंट मैंने आपको लिख दिया है, KH क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है। बड़ा आसान सा परिभाषा है बेटा, आसान तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। थोड़ा सा आपको बस थोड़ी सी मोटिवेट होना है, आपको बस समझने के लिए कि ताप क्या हो, स्थिर हो, तो किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। अर्थात करके मैं कह रहा हूं कि जब ताप को स्थिर रखा जाता है तो द्रव में गैस की सांद्रता का मान दाब के क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। अर्थात यही लिखा गया है, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए।
अगर किसी भी बच्चे को बेटा समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बेहिचक क्वेश्चन पूछिए, हम उसका उत्तर देंगे, आपको बताएंगे। और मैं उन बच्चों से पुनः कहूँगा कि जो बच्चे मेरे YouTube चैनल केमो क्लिप को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और देखिए, मैं आपको बड़ा ही आसान तरीके से हर छोटे छोटे टॉपिकों को मैं उठा रहा हूँ, हर टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि हर टॉपिक आपको आसानी से मैं समझा पाऊँ, आपको बता पाऊँ। तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर कहीं भी बेटा कहीं समस्या आती हो तो आप हमको बेहिचक कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, मैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हूँ। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। नोट करें। चलिए, आपने नोट कर लिया है। अब हम इसे मिटाते हैं और फिर हम आपको बताते हैं हेनरी का नियम का अनुप्रयोग यानी उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। हम आपको लिख देंगे ताकि आपके लिए आसान रहेगा और फिर हम बता देंगे आपको और आसानी तरीके से, इससे जल्दी हो जाएगा ताकि आप लिख भी पाएँ, समझ भी पाएँ और आपको मैं बता भी पाऊँ। ठीक है, तो नोट करते हैं। ठीक है, तो हम अब बताते हैं आपको हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पर 2-3 अनुप्रयोग लिख दिया है, हम उसके बारे में बताएंगे आपसे कि हेनरी का नियम का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिएगा, हमने लिख दिया है कि सोडा जल या शीतल पेय पदार्थ में CO2 की विलेयता अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए इन पदार्थों को अधिक दाब पर बोतल में क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, यानी बंद किया जाता है। यानी सोडा जल जो हम देखते हैं ना कि एक आती है मार्केट में, आप कहीं देखिएगा सोडा जल, कई कंपनियों की सोडा जल आती हैं, तो उसको क्या किया जाता है, या फिर शीतल पेय पदार्थ हो गया, जितने भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं जो आप सभी यूज करते हैं, उसमें भी क्या किया जाता है, CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए क्या कर दिया जाता है, इन पदार्थों को अधिक दाब पर बोतल में क्या होता है, बंद कर दिया जाता है। दूसरा मैंने लिख दिया बेटा कि गोताखोर श्वास के लिए, यानी गोताखोर जब क्या होते हैं पानी के अंदर जाते हैं तो सांस लेने के लिए जो उपयोग करते हैं, टैंक करते हैं, हीलियम मिश्रित टैंक उपयोग करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन कितना होता है, 56.2% नाइट्रोजन होता है, 32.1% ऑक्सीजन होता है और 11.7% हीलियम का प्रयोग करते हैं। और तीसरा मैंने बता दिया है बेटा कि फेफड़ों से रक्त में O2 व CO2 का आदान प्रदान करने में भी हेनरी के नियम का अनुप्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हेनरी के नियम का कुछ अनुप्रयोग 1, 2, 3 मैंने लिख दिया है, ताकि है कई ढेर सारे हैं तो मैंने 1, 2, 3 आपको बता दिया है। आप नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, नोट कीजिए हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, फिर हम आपको आगे कुछ बताते हैं। नोट कर लिए। चलिए, हम अब आपको बताते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। इसे मिटाते हैं, फिर हम आपको बताते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, तो हम नोट करते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं, फिर आपको बताते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या हैं। देख लेते हैं बेटा, हेनरी नियम की कुछ सीमाएं हैं, यानी लिमिटेशन ऑफ हेनरी रूल्स यानी हेनरी लॉ। इसकी कुछ सीमाएं हैं, मैंने आपके सामने लिख दिया है कि दाब उच्च नहीं होना चाहिए, दूसरा क्या है कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, और तीसरा जो दिया गया है कि गैस की विलायक में विलेयता कम नहीं होनी चाहिए, और चौथा आपके सामने है गैस की आणविक अवस्था अपरिवर्तित रहना चाहिए। ठीक है, हेनरी नियम की यह कुछ सीमाएं हैं। मैंने आपको इससे पहले हेनरी नियम के बारे में बता दिया कि हेनरी नियम क्या होता है, फिर उसके बारे में उसका सूत्र बता दिया, फिर हेनरी नियम के बारे की मैंने उसका
कहाँ कहाँ अनुप्रयोग होता है ये भी बता दिया। और लास्ट टॉपिक मैंने आपको बता दिया हेनरी नियम की सीमाएं क्या क्या होती हैं। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, और हम आपको पुनः कुछ अच्छा पढ़ाएंगे, कुछ अलग आपको बताएंगे, कुछ नए टॉपिक को लेके आएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल के क्लिप को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसे लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू।